हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसके ऊपर होने वाली है। और देखिए, ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका आज मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ विद आंसर, क्योंकि देखिए सोल में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो इसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड होंगे आपके एग्जाम में। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो आपकी विद आंसर होने वाली है, यानी ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसके मैं विद आंसर आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन तो आपको दिखाऊंगी, साथ में आपको आंसर भी दिखाऊंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई फेक हो या फिर कहीं और से ले लिया गया हो। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी समझ से संबंधित विभिन्न बहसों पर चर्चा कीजिए। यानी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं और इसकी समझ से संबंधित विभिन्न जो बहसें हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी बहसें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। यह विषय है जो देशों के बीच के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विशेष राज्यों के व्यवहार, उनकी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा और महत्व। यानी अब हम देखेंगे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनकी परिभाषा और महत्व किस तरह से दिखे जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो या दो से अधिक देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है, जिसमें उनके बीच की संघर्ष, सहयोग, व्यापार, कूटनीति और अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह वैश्विक मुद्दों जैसे युद्ध, शांति, मानवाधिकारों, पर्यावरणीय संकट और आर्थिक विकास का समाधान पर केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसका उद्देश्य यह समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र क्यों और कैसे बातचीत करे। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य है वो किस तरह से, जो राष्ट्र है वो किस तरह से बातचीत करेगा और क्यों और किस तरह से वो बातचीत कर सकता है, इस बात पर विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट इसके अंतर्गत है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ पर प्रमुख बहसें। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनकी जो समझ होती है उस पर कौन कौन सी प्रमुख बहसें हैं। तो पहला आप लिखेंगे यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद की बहस। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम यथार्थवाद और बनाम जो आदर्शवाद है उनकी बहस देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे यथार्थवाद। यह दृष्टिकोण मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अराजक है और हर राज्य अपने स्वार्थ और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, यह शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं थॉमस हॉक और हंस मार्गेनथाउ इसके प्रमुख समर्थन हैं। अब हम देखेंगे आदर्शवाद। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह दृष्टिकोण शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर जोर देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आदर्शवादी मानते हैं कि मानव के नैतिक और कानूनी सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वुडरो विल्सन इस दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं। तो आपको विचारक भी याद होने चाहिए, आपको इसके भी विचारक याद होने चाहिए जो कि थॉमस हॉक और मार्गेनथाउ हैं और इसके हैं वुडरो विल्सन। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए ताकि आप लिख पाएं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राज्य केंद्रीय दृष्टिकोण बनाम बहुराज्य दृष्टिकोण। यानी अब हम देखेंगे राज्य केंद्रीय दृष्टिकोण और बहुराज्य दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम देखेंगे राज्य केंद्रीय दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह मानते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राज्य के संप्रभुत्व अधिकारों और उनके राष्ट्रीय नीतियां प्राथमिक होती हैं। ठीक है, बहुराज्य दृष्टिकोण जो होते हैं इसमें माना जाता है इसमें गैर राज्य तत्वों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और गैर सरकारी संगठनों, जिसको हम NGO के नाम से जानते हैं, को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सिर्फ राज्य को महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें जो गैर राज्य संगठन होते हैं जैसे कि NGOs, उनको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें मेनली यही डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा
सकारात्मक बनाम पारंपरिक दृष्टिकोणों की बहस। किस तरह से, पहले हम देखेंगे पारंपरिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह ऐतिहासिक घटनाओं और कूटनीतिक गतिविधियों के विश्लेषण पर आधारित होता है। यह दृष्टिकोण में शांति, संतुलन, युद्ध और शांति जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह आधुनिक पद्धतियों जैसे मॉडलिंग, सांख्यिकी और संरचनात्मक सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नव यथार्थवाद और नव उदारवाद इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी आप इसके उदाहरण में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद को लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे वैश्वीकरण बनाम संप्रभुत्वता की बहस की। किस तरह से वैश्वीकरण और जो संप्रभुत्वता होती है उसकी बहस होती है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप पहले लिखेंगे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं कि आज के समय में राज्य एक दूसरे पर आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से निर्भर हो गए हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह बहस बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे राज्य के बीच नहीं बल्कि विभिन्न वैश्विक संगठनों और व्यक्तियों के बीच हो रही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संप्रभुत्वता। संप्रभुत्वता के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं संप्रभुत्वता के समर्थक मानते हैं कि राज्य का अधिकार और नियंत्रण उसके अपने क्षेत्र और नीतियों तक सीमित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वह वैश्वीकरण को राज्य के संप्रभुत्वता अधिकारों के लिए खतरा मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्ति संतुलन बनाम संस्थागत सहयोग की बहस की। किस तरह से जो शक्ति संतुलन होता है और संस्थागत सहयोग होता है उसके अंतर्गत बहस होती है। तो पहले हम देखेंगे शक्ति संतुलन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह सिद्धांत मानता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में शक्तियां संतुलन होती है तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण में शक्ति संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत शक्ति संतुलन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्थागत सहयोग। ये संस्थागत सहयोग जो होता है वो किस तरह से बढ़ावा देता है। तो पहले आप लिख सकते हैं नव उदारवादी दृष्टिकोण मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र सहयोग को बढ़ावा देकर युद्ध और संघर्ष को कम किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में भी होता है। जैसे कि अभी हमारा संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा है जो कि युद्ध और संघर्ष को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इसमें कूटनीति और समझौतों का प्रमुख साधन माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सारी चीज़ें कूटनीति और सहयोग से ही करी जाती हैं या चलाई जाती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समकालीन बहसें। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो हमारी समकालीन बहसें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो पहला होता है हमारा पर्यावरणीय संकट, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो जाता है। और नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पेरिस समझौता इसका उदाहरण है, क्योंकि देखिए जो पेरिस समझौता है उसमें हमने पर्यावरण से के मुद्दों को और जलवायु परिवर्तन जो है उनके मुद्दों को ही रखा गया था। तो इसके अंतर्गत आप इसका एक उदाहरण पेरिस समझौता लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानवाधिकार और वैश्विक न्याय। मानवाधिकार और वैश्विक न्याय के अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब केवल राज्यों तक सीमित नहीं है बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं आतंकवाद के उभरते खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साझा रणनीतियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत का योगदान। किस तरह से भारत का योगदान है, इसके अंतर्गत आप पहले लिख सकते हैं भारत ने पंचशील के सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि देखिए भारत में भी पंचशील जो सिद्धांत है और जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन थे उनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ भारत दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का योगदान एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि देखिए भारत जो है वो हमेशा योगदान देता है संयुक्त राष्ट्र शक्तियों के लिए, या फिर ये कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति को बनाए रखने के लिए भारत हमेशा ही योगदान का पथ प्रदान करता है या योगदान प्रदान करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को किस तरह से लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों और संगठनों के बीच आपसी समझ, सहयोग और संघर्ष को
समझाने का विषय है। इसकी विभिन्न बहसें इसे व्यापक और समृद्ध बनाती हैं। यह विषय बदलते समय के साथ नई चुनौतियां और मुद्दों को संबंधित करता है, जैसे पर्यावरणीय संकट, वैश्वीकरण का मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ से हम वैश्विक स्तर पर शक्ति और स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा ही निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं, ताकि आप इनको एक ही बार रीड आउट करें और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी वो प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। एंड फिर उसके बाद में आप इन सारे ही क्वेश्चंस को सेल्फ रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण के रूप में यथार्थवादी सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनके दृष्टिकोण में जो यथार्थवादी सिद्धांत है, उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके परिचय की शुरुआत आप इस तरह से लिख सकते हैं: यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे पुराना और प्रभावशाली दृष्टिकोण है। क्योंकि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वो आपका नहीं, बहुत पुराना है और सबसे ज़्यादा संबंधित भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह मानते हैं कि वैश्विक राजनीति का मुख्य आधार शक्ति है और प्रत्येक राज्य का प्राथमिक उद्देश्य अपनी सुरक्षा और स्वार्थ की रक्षा करना है। यानी इनका मानना है कि शक्ति अर्जित करना ही यथार्थवाद है, और जो सभी राज्य है, उसकी जो प्राथमिकता होती है, वो अपनी सुरक्षा करना और जो अपना स्वार्थ है, उसको पूरा करना होता है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है, जहाँ कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यथार्थवाद का फोकस शांति, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर होता है, क्योंकि ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता को देखते हैं, जहाँ सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को देखा जाता है। ठीक है, इसके जो यथार्थवाद के सिद्धांत के मुख्य तत्व हैं, उनको देख लेते हैं। उसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं अराजकता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोई केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खुद ही जिम्मेदार होना पड़ता है, क्योंकि सभी के हाथ में अपनी सुरक्षा और जो आपका अस्तित्व है, उसकी रक्षा करना खुद ही के हाथ में माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शक्ति का महत्व। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यथार्थवादी मानते हैं कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके राज्य अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अगर उनके पास सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति नहीं होती, तो उनकी जो संप्रभुता है, वो नहीं बन पाती, और उसको संप्रभुता को बनाए रखना और सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थ। किस तरह से हर राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का महत्व केवल तब तक है जब तक वह राष्ट्रीय स्वार्थ के अनुरूप होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य केंद्रीय दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे राज्य केंद्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं यथार्थवाद में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अन्य तत्व जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन यानी NGOs और बहुराष्ट्रीय कंपनियां गौण मानी जाती हैं। यानी इसके अंतर्गत जो गैर सरकारी संगठन होते हैं या NGOs वगैरह होते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो गौण मानी जाती हैं किसके? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा संघर्ष का स्थायित्व। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यथार्थवाद मानते हैं कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक स्थायी और अपरिहार्य विशेषता है, क्योंकि इनका मानना है कि संघर्ष होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक हमारी स्थायी और अपरिहार्य विशेषताओं में से मानी जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शक्ति की प्रतिस्पर्धा और राज्य के बीच हितों का टकराव संघर्ष का कारण है। यानी जो राज्य की प्रतिस्पर्धा होती है और जो राज्यों के बीच के हितों का टकराव होता है, वही संघर्ष बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शक्ति संतुलन के अंतर्गत यथार्थवाद के अनुसार शक्ति और स्थिरता बनाए रखने के लिए शक्तियों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यदि किसी एक राज्य की शक्ति अधिक हो जाए, तो वो अन्य राज्य मिलकर उसे संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी अगर एक राज्य के पास ज़्यादा शक्ति हो जाए, तो अन्य राज्य मिलकर उसे संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही के पास ज़्यादा होगी तो वो अपना प्रभुत्व जमाएगा, जैसे कि अमेरिका जमाता है, लेकिन और राज्य मिलकर उसको संतुलित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब हम देखेंगे जो प्रमुख यथार्थवादी विचारक रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे थॉमस हॉक। थॉमस हॉक के बारे में देख लेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अराजक बताया है। ठीक है, इनके अनुसार राज्य के बीच संबंध सभी के खिलाफ सभी के युद्ध की स्थिति जैसे हैं। ठीक है, सभी के खिलाफ होते हैं और सभी के साथ युद्ध की स्थिति वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारे हंस मार्गेनथाउ। तो देख लेते हैं, इनके अनुसार देखेंगे मार्गेनथाउ यथार्थवाद के आधुनिक प्रवक्ता हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि नैतिकता और यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काम करते हैं, यानी दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्ति के उपयोग राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है, ये हंस मार्गेनथाउ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे केनेथ वोल्टेज। इनके अनुसार देखेंगे वोल्टेज ने नव यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है, यानी वोल्टेज जो है इन्होंने नव यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना को राज्य व्यवहार का मुख्य कारण बताया है। ठीक है, अब हम देखेंगे यथार्थवादी सिद्धांतों की शाखाएं, कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है उनकी क्या क्या शाखाएं हैं। तो पहला है हमारा सशस्त्रीय यथार्थवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे सशस्त्रीय यथार्थवाद। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं, यह मानवीय प्रकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का मुख्य कारण मानते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, इनके अनुसार सत्ता और प्रभुत्व की इच्छा मानव स्वभाव का हिस्सा होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, यह राज्य के व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना का परिणाम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वोल्टेज का यह सिद्धांत अराजकता और शक्ति संतुलन पर केंद्रित है, यानी वोल्टेज ने भी जो सिद्धांत दिया था नव यथार्थवाद का, वो भी अराजकता और शक्ति संतुलन पर ही केंद्रित था। ठीक है, अब हम देखेंगे यथार्थवादी सिद्धांत की विशेषताएं, कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसकी क्या क्या विशेषताएं। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं यथार्थवादी आदर्शों और नैतिकता के बजाय व्यवहारिकता पर जोर देता है, क्योंकि ये नैतिकता पर नहीं व्यवहारिकता पर जोर देने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह वास्तविक स्थितियों को समझने और उनके अनुसार रणनीतियां बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में रहकर जो हमारी वास्तविक स्थिति होती है उसको समझकर उसकी जो रणनीतियां होती हैं उससे कैसे निपटा जा सके ये सोचने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सुरक्षा की प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शक्ति संतुलन की नीति। यह सिद्धांत मानता है कि यदि कोई राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो अन्य राज्य उसके खिलाफ संगठन बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आदर्शवादियों की आलोचना। यथार्थवादी मानते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ये ख्वाबों में जीते हैं, और ये जो आदर्शवादी होते हैं ये वास्तविकता को नजरअंदाज करते हैं। ये इसी वजह से यथार्थवादी इनका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वार्थ की प्रधानता। राज्य के निर्णय राष्ट्रीय स्वार्थ के आधार पर होते हैं, ना कि नैतिकता या वैश्विक लाभ के आधार पर, क्योंकि ये जो है ये अपने थोड़े से स्वार्थी होते हैं। ये स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, राज्य के बारे में सोचते हैं, ना कि नैतिकता और वैश्विक लाभ के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे यथार्थवादी सिद्धांत के उदाहरण, कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसके उदाहरण में पहला आप लिख सकते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध के अंतर्गत आप लिख सकते हैं अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन की नीति यथार्थवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दोनों देशों ने अपने अपने सैन्य संगठन यानी नाटो और वार्सा संधि के माध्यम से संतुलन बनाया, क्योंकि देखिए शीत युद्ध में भी जो शक्ति थी अपना अपना जो स्वार्थ था उसी को देखा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति के अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए परमाणु शक्ति विकसित की, क्योंकि देखिए परमाणु शक्ति बनाने का किसी के पास भी अधिकार नहीं है, बट फिर भी भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए और शांति संतुलन के लिए परमाणु हथियार बनाए। तो ये भी एक इसका उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भारत चीन संबंध। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद यथार्थवादी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, जहां दोनों देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुत्वता के लिए रणनीतिक कदम उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना, कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं नैतिकता और मानव अधिकारों की अनदेखी। किस तरह से यह दृष्टिकोण नैतिकता मानव अधिकार और पर्यावरणीय मुद्दों को कम महत्व देता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो नैतिकता होती है और मानव अधिकार होते हैं और जो हमारे पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सहयोग की संभावनाओं को
और नकारना। यथार्थवादी सहयोग और कूटनीति की जो संभावनाएं होती हैं या ये कहें भूमिका होती है उसको कम करते हैं। ये भूमिका और जो हमारी कूटनीति होती है उसको नहीं अपनाते। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक चुनौतियों के प्रति पर्याप्त वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और गैर राज्य संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दों को यथार्थवादी सिद्धांत पर्याप्त रूप से समझने में असफल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रभावी दृष्टिकोण है जो शक्ति, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को समझने में मदद करता है क्योंकि जो वास्तविक में चीज़ें होती हैं ये उसी को समझने का प्रयास करता है, लेकिन यह सहयोग और नैतिकता जैसे पहलुओं को अनदेखा करता है क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी सहयोग या नैतिकता जैसी चीज़ों को नहीं रखा जाता। बदलते वैश्विक परिदृश्य में इस सिद्धांत को नए मुद्दों और चुनौतियों के संदर्भ में पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, यानी इसको दोबारा से चुनने या फिर ये कहें पुनः जो मूल्यांकन होता है उसको करने की आवश्यकता हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जटिल अंतर्निर्भरता की जो अवधारणा है उसकी जो विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव उदारवादी सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं जटिल अंतर्निर्भरता का विचार नव उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत उभरा। यह अवधारणा बताती है कि आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल सैन्य शक्ति और युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की भी प्रमुख भूमिका होती है। रॉबर्ट कीओहन और जोसेफ नए इस अवधारणा के मुख्य विचारक हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब केवल शक्ति की होड़ नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर निर्भरता और सहयोग की संभावना को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें जटिल अंतर्निर्भरता की परिभाषा, यानी जो हमारे जटिल अंतर्निर्भरता है उसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे जटिल अंतर्निर्भरता का अर्थ है कि राज्य अब केवल सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी परस्पर निर्भरता व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी है। यह अवधारणा मानती है कि वैश्विक के देश एक दूसरे पर कई क्षेत्रों में निर्भर हैं और इस निर्भरता के कारण उनके संबंधों में नई जटिलता आई है। यानी देखिए पहले जो देश थे वो सिर्फ सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर ही निर्भर थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब व्यापार, पर्यावरण और शिक्षा और अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे पर निर्भर है, जिसकी वजह से उनके संबंधों में जटिलता आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य विशेषताएं, यानी इसकी क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो पहली आप विशेषता इसके अंतर्गत लिख सकते हैं सैन्य शक्ति की घटती भूमिका। किस तरह से, पहला आप इसमें लिख सकते हैं इस अवधारणा के अनुसार सैन्य शक्ति अब राज्य के संबंधों का मुख्य साधन नहीं है, आर्थिक और सामाजिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब केवल सुरक्षा और सैन्य मुद्दों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यापार, पर्यावरणीय, मानवाधिकार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका, यानी जो गैर राज्य अभिनेताएं होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अब गैर राज्य संस्थाएं जैसे कि एनजीओ, एमएनसीएस और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि अब हम एनजीओ वगैरह की जो भूमिका है वो बढ़ती हुई देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह संगठन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। किस तरह से संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जैसे संस्थाएं वैश्विक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे आपसी निर्भरता का विस्तार। किस तरह से, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं देश एक दूसरे पर आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए अधिक निर्भर हो गए हैं, क्योंकि अब हम आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और पर्यावरण मुद्दे के रूप में एक दूसरे पर देशों को निर्भर देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह निर्भरता उनके संबंधों को और अधिक जटिल बना देती
क्योंकि जब हम किसी पर निर्भर होते हैं तो हमारी जो संबंध होते हैं, हमारी जो घनिष्ठता होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये जो निर्भरता है ये इनके भी संबंधों को अधिक जटिल और घनिष्ठ बनाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे नव उदारवादी सिद्धांतों का परिचय, यानी जो हमारे नव उदारवादी सिद्धांत हैं उनका परिचय देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं नव उदारवादी यथार्थवादी सिद्धांतों का एक आलोचक दृष्टिकोण है। यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल अराजकता और शक्ति संघर्ष तक सीमित नहीं है। नव उदारवादी सिद्धांत के अनुसार वैश्विक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य के बीच संघर्ष को कम कर सकते हैं। यानी जो नव उदारवादी यथार्थवाद है इनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो केवल अब अराजकता और शक्ति संघर्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो नव उदारवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसको बढ़ा सकता है और जो संघर्ष है उसको कम कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इसमें देखेंगे जटिल अंतर्निर्भरता और नव उदारवादी सिद्धांत के बीच संबंध, यानी जो जटिल अंतर्निर्भरता और नव उदारवादी सिद्धांत है उनके बीच में क्या संबंध है। तो पहला आप लिख सकते हैं सहयोग पर जोर। नव उदारवादी सिद्धांत मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और आपसी निर्भरता राज्यों को सहयोग के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जटिल अंतर्निर्भरता इस बात पर जोर देती है कि देश के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं नव उदारवादी सिद्धांतों में संयुक्त राष्ट्र यानी WTO और IMF जैसी संस्थाओं को सहयोग बढ़ाने और संघर्ष कम करने का ये उपयोग के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जटिल अंतर्निर्भरता की इन संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं गैर सुरक्षा मुद्दों का महत्व। किस तरह से गैर सुरक्षा मुद्दों का महत्व होता है। पहला आप लिख सकते हैं नव उदारवादी सिद्धांत मानते हैं कि सुरक्षा मुद्दों के अलावा आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय नीति में प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जटिल अंतर्निर्भरता इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैन्य शक्ति की घटती भूमिका। किस तरह से नव उदारवादी दृष्टिकोण और जटिल अंतर्निर्भरता दोनों ही मानते हैं कि आर्थिक और सामाजिक संबंध सैन्य शक्ति के अधिक महत्व हो जाते हैं, क्योंकि ये सैन्य शक्ति में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। आप उदाहरण के रूप में इसमें पहला लिख सकते हैं व्यापार संबंध। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारत और चीन के बीच व्यापारिक निर्भरता का उदाहरण जटिल अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में व्यापार का बहुत घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भले ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद हो लेकिन उनका आर्थिक सहयोग जारी है, क्योंकि देखिए हमारे चीन के साथ में ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है, हमेशा युद्ध वगैरह जैसी स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी व्यापार के रूप में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सहयोगी संबंध रहते हैं हमारे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। पेरिस समझौता के तहत विभिन्न देशों का सहयोग जटिल अंतर्निर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसमें पेरिस समझौते में सभी ने पार्टिसिपेट किया था, सभी ने इसमें भागीदारी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि सभी देशों को पता है कि मिलकर ही हमें कार्य करना होगा अगर हम जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 महामारी के दौरान देश के बीच चिकित्सक आपूर्ति और वैक्सीन वितरण में परस्पर निर्भरता प्रदर्शन हुई, क्योंकि उस टाइम पे सभी देश आपस में मिल गए थे और सभी देशों ने मिलकर जो कोविड-19 महामारी थी उससे लड़ने का प्रयास किया था। अब हम देखेंगे जटिल अंतर्निर्भरता की आलोचना, यानी जो जटिल अंतर्निर्भरता है इसकी किस तरह से आलोचना की जाती है। तो पहला आप लिख सकते हैं यथार्थवाद की आलोचना। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष और अराजकता अब भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वह जटिल अंतर्निर्भरता को बहुत आदर्शवादी दृष्टिकोण मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो जटिल अंतर्निर्भरता है वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासशील देशों की सीमाएं। जटिल अंतर्निर्भरता अमीर और गरीब देशों के बीच आर्थिक असमानता को पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संप्रभुता पर खतरा। कुछ आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राज्य की संप्रभुता को कमजोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा नव उदारवादी सिद्धांतों के तहत एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बताता है कि आधुनिक समय में देशों के बीच संबंध केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी जो सैन्य शक्ति होती है वही
सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक और जो हमारे पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। हालांकि इसकी आलोचना भी है, लेकिन यह अवधारणा वैश्वीकरण के युगों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में सहायक है। यानी देखिए, इसकी आलोचना तो है, लेकिन ये फिर भी हमारे जो वैश्विक या फिर ये कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संबंध होते हैं उनको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आपको यहाँ तक सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इस क्वेश्चन पेपर के जो आगे के क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।